हेलो गाइस, कैसे हो। वैदिकन के यूट्यूब चैनल में मैं राजदीप बलार आप सभी का स्वागत करता हूं और हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हमारा सीरीज चली हुई है इंडियन ज्योग्राफी की, आप सभी को पता ही है इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चली हुई है। इस इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के पर्वतों के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। भारत की नदियां अब हमारी स्टार्ट हो चुके हैं। आपने देखा होगा लास्ट क्लास जो हमने थी उसमें नदियों का, भारत की सभी नदियों के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। अब उसके बारे में डीपली जा करके हम थोड़ा पढ़ेंगे, एक एक नदी को जा करके हम डिफाइन करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। ये इमेज यहाँ पर किस चीज़ की है, बात आती है यहाँ पर कि ये इमेज है किस चीज़ की। यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखो दोस्तों, ये अगर आपको पता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी है। अगर मैं बात कहूँगा ना तो आपकी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है अगर आपको इतने से इसके बारे में पता है तो। अब ये क्या है, ये है यहाँ पर हमारी मानसरोवर झील। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये क्या है, हमारी मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के साथ साथ यहाँ पर ये है हमारा कैलाश पर्वत, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये कैलाश पर्वत है। कौन सा पर्वत मैंने कहा, कैलाश पर्वत है। और यहाँ पर ये झील है एक, इस झील का नाम क्या है, ये झील है आपकी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील आपकी ये रही और कैलाश पर्वत आपका ये रहा। यहाँ का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम जो नदी पढ़ने जा रहे हैं वो नदी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जिस नदी के बारे में अभी हमने पढ़ने की बात की है वो नदी कहाँ से शुरू होती है, मानसरोवर झील, यानी कि जो कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में कह सकते हो या दक्षिण पूर्व में कह सकते हो वहाँ पे। चलिए बात करते हैं मैप के ऊपर, समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैप आपको दिखाई दे ही रहा होगा यहाँ पर कि मैप के बारे में यहाँ पर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि मैप यहाँ पर ये देखिए मानसरोवर झील यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये रही मानसरोवर झील। अब इस झील की मैं बात करता हूँ तो इसी झील के पूर्व से निकलती है कौन सी नदी, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। और उस ब्रह्मपुत्र नदी केवल मानसरोवर झील से नहीं निकलती, यानी कि अगर मैं सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात करता हूं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके स्रोत की बात करें कि वो कहां से शुरू होती है, तो मानसरोवर झील को अकेला उसका स्रोत नहीं माना जाता। उसके साथ में इसके स्रोत में दो चीजें और शामिल होती हैं। हमारे यहाँ पर दो और ग्लेशियर हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे। एक का नाम है चिमयुंगडोंग और एक का नाम है आंगशी। मैं इन दोनों नामों को थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। एक का नाम हो जाएगा यहाँ पर है चिमयुंगडोंग नाम का ग्लेशियर एक तो, और दूसरा एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी नाम का ग्लेशियर। ये दोनों के दोनों ग्लेशियर, और साथ में अगर मैं बात करता हूं तो मानसरोवर झील, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र का स्रोत माने जाते हैं, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहा जाता है इनको। चलिए आगे बात करते हैं हमारी नदी के बारे में कि नदी निकलती है यहाँ से, तो यहाँ से निकल करके नदी कहाँ जा रही है। जब ये नदी यहाँ से निकल करके पूर्व दिशा की ओर बहती, आपको दिखाई दे रही होगी अपनी स्क्रीन पर कि पूर्व दिशा में बहती जाती है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता। तिब्बत में इसका अलग ही नाम है। मैं यहाँ पर आपको नामों का जिक्र करके बता देता हूँ कि क्या क्या नाम है। सबसे पहले बात करते हैं तिब्बत में। यहाँ पर मैं तिब्बत में इसके नाम की बात करूँगा तो तिब्बत में इस नदी को सांगपो या सांपो कहा जाता है। सांगपो या सांपो के नाम से इसको जाना जाता है। संपो भी कह सकते हो आप इसको, अलग अलग नाम थोड़े से मिल जाते होते हैं ज्योग्राफी में। इसके बाद इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो चाइना में भी इसका एक नाम है। चाइना में इस नदी को एक अलग ही नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो चाइना में इस नदी का नाम आता है यारडुंग लांगबो। यहाँ पर क्या नाम आता है, यारडुंग, एक मिनट, यारडुंग लांगबो नाम का जो नाम है वो कहाँ पर आता है, हमारा चीन में आता है। इसको चाइनीज भाषा में यारडुंग लांगबो कहा जाता है। हालांकि तिब्बत में सांगपो या सपो, तो तीनों ही नाम अगर मैं बात करता हूं तो कहाँ पर रहेंगे, ये हमारे तिब्बत में हो जाते हैं। यारडुंग लांगबो यहाँ पर रहेगा नाम, क्या नाम हो जाएगा, यारडुंग लांगबो, ये नाम हो जाएगा इसका। कहाँ पर आ जाएगा, हमारा
चाइना में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पर इस नदी के बारे में। ये नदी जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है तो इस प्रकार से बढ़ती हुई ये नदी सामने जाकर के इस पर्वत से टकरा करके भारत में प्रवेश करती है, एक गार्ज बनाती हुई। क्या बनाती हुई प्रवेश करती है? कि गार्ज बनाती हुई प्रवेश करती है। अब बात आएगी यहाँ पर कि गार्ज नाम का एक नया शब्द आया है आपके सामने, तो ये गार्ज होता क्या है? गार्ज क्या होता है मैं जिक्र करता हूं। देखो, जब भी कोई नदी अगर मान के चलो सीधी दिशा में बहती हुई जा रही है इस तरीके से और सामने किसी चीज से टकरा करके घूम करके ऐसे चली जाए तो एक यू शेप की आकृति बन जाती है उस नदी के द्वारा। तो नदी के द्वारा बनाई गई उस यू आकृति को ही गार्ज कहते हैं। मैं आपको ब्रह्मपुत्र का गार्ज दिखाता हूं कि ब्रह्मपुत्र का गार्ज किस तरीके से है। सामने आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, यहां पर आपको गार्ज अलग से दिखाई दे रहा होगा कि गार्ज क्या होता है, किस तरीके से होता है। यहाँ पर ये रहा गार्ज आपका, जो कि यहाँ से शुरू होकर के नदी इस प्रकार से जा रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक अच्छा यू बन रहा है। यहाँ पर इस यू का निर्माण किसके द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, और इसी को कहते हैं गार्ज यहाँ पर। और जिस पर्वत से टकरा करके ये भारत में प्रवेश करती है यहाँ पर, वो पर्वत है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत है, क्योंकि वो हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है, सबसे पूर्वी पर्वत है। और उस पर्वत का नाम है नामचा बारवा पर्वत। हमने जब हिमालय पढ़ा था मैंने तब भी उसके बारे में जिक्र किया था कि हिमालय का पूर्वी पर्वत या हिमालय का पूर्व में आखिरी पर्वत, जिसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय किसकी ओर मुड़ जाता है? उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं हिमालय के नामचा बारवा पर्वत के बारे में, नामचा बारवा पर्वत 7,756 मीटर ऊंचा एक पर्वत है। कितना ऊंचा पर्वत है ये? कि 7,756 मीटर ऊंचा। ये रहा आपका नामचा बारवा, जो कि 7,756 मीटर ऊंचा एक पर्वत आ जाता है। और जब ये नदी यहाँ से प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक गार्ज तो बनाती है, लेकिन एक दर्रा भी बनाती है, या एक दर्रे से होकर गुजरती है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो आपका हिमालय फैला हुआ है इस प्रकार से। आपको पता ही होगा कि इस प्रकार से हिमालय फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? हमारा तिब्बत का पठार है, जो कि क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पठार है यहाँ पर। तो इसलिए नदी, और सामने नामचा बारवा होने के कारण ये उस पर्वत से टकरा करके दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, पर्वतों को काटती हुई जो है भारत में प्रवेश करती है गार्ज बना करके। और यहाँ पर जिस दर्रे से प्रवेश करती है उस दर्रे का नाम अगर मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ तो वो दर्रा है यांग यापा दर्रा। यांग यापा दर्रा, या इसको आप नामचा बारवा दर्रा भी कह सकते हो। हमने दर्रे जब पढ़े थे तो दर्रे का जिक्र भी मैंने इसका किया था, तब भी इसके बारे में बताया था। नामचा बारवा के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं नदी कहाँ पर आती है। नदी आ जाती है भारत में अरुणाचल प्रदेश में, फिर यह असम में आती है इस प्रकार से, और दो भागों में बढ़ती है और आगे जाके फिर से जुड़ करके और बांग्लादेश में जाती है, और इस तरफ से आ रही गंगा के साथ मिलकर के एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये मैंने बेसिक सा इसका ओवरव्यू दे दिया है आपको थोड़ा सा। अब भारत में आने के बाद इस नदी पर क्या क्या, इसके बारे में डीपली थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। अगले मैप पर आ जाइएगा। यहाँ पर ये आ गया आपका अगला मैप है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 सिस्टर स्टेट का मैंने यहाँ पर जिक्र कर रखा है। चलिए मैं आपको एक बार सिंबल करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ तक देखिएगा इसको। ये यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आ जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर आ जाएगी। और ये हमारा रहा बांग्लादेश। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसके बाद बात की करते हैं चलिए अगली चीज़ के बारे में कि यहाँ पर मैंने इन राज्यों का जिक्र इसलिए किया है यहाँ पर क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का संबंध यहीं से आसपास से ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा भूटान देश आ जाता है अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ भूटान है, यहाँ चाइना है, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश रहेंगे यहाँ पर जिनका हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पर आते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ से निकलती है वो यहाँ पर प्रवेश किया था उस नदी ने। ये मैंने ब्लैक कलर का मार्कर यूज कर लिया, ब्लू कलर समझते ताकि ये नदी यहाँ पर प्रवेश किया था उसने। इस प्रकार से होती हुई यहाँ से
ये बहती आ रही थी और यहाँ पर भारत में गार्ज बनाकर इसने प्रवेश किया था। तो सबसे पहले भारत में किस राज्य में आती है नदी? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में आते ही इसका नाम फिर से बदल जाता है। मैं इसके नाम पर आ रहा हूँ, फिर से दोबारा से ध्यान रखिएगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आते ही, अरुणाचल प्रदेश में आते ही क्या हो जाता है, इसका नाम फिर से बदल जाता है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है, या तो इसको कहेंगे सयांग, क्या कहा जाएगा? सयांग, या फिर इसको पुकारा जाएगा यहाँ पर दिहांग। आप इसको सयांग या दिहांग दोनों नामों से पुकार सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर इंपॉर्टेंट दिहांग नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन भी आता है कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है, तो यहाँ पर आएगा अरुणाचल प्रदेश के बाद में। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली चीज़ पर आते हैं। अगली चीज़ हमारी क्या रहेगी? यहाँ पर फिर से नदी आगे की तरफ बढ़ते हुए, और नदी जो आगे की तरफ बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, ये फिर यहाँ पर असम में प्रवेश करती है। लेकिन उससे ठीक पहले इस नदी के ऊपर आती है एक जगह, यहाँ पर ये रही जो मैंने रेड कलर से आपको शो कर दिया है। इस जगह का नाम है ढोला। ढोला नाम की जगह आती है। और इसके बाद ये नदी जब यहाँ पर असम में पहुँचती है तो ये असम में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जहाँ पर पहली बार नदी पहाड़ों से उतर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है सादिया। क्या नाम बताया मैंने आपको? सादिया या सदिया कह देते हैं इस जगह को। अब यहाँ पर नदी आती है तो ढोला और सादिया जो हैं, इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर ये नदी एक ब्रिज का निर्माण करती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में, सॉरी, ब्रिज का निर्माण नदी नहीं करती, मैं गलत बोल गया, ध्यान कहीं और था। इस नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो ब्रह्मपुत्र पर नहीं बना हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करता हूँ, इसके लेफ्ट साइड से एक नदी आकर के इसमें मिलती है, और वो नदी यहाँ पर भारत में इस तरफ चाइना से आती हुई, यहाँ पर आती हुई, और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई असम में जा करके इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है लोहित नदी। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, लोहित नाम की नदी, यानी कि रोहित में से आर हटा के एल लगा दिया गया, लोहित नाम की नदी, ध्यान रखिएगा। और लोहित नदी जहाँ पर एंटर करती है, जिस जगह पर एंटर करती है ना, ये एक इम्पोर्टेंट जगह है। अगर मैं बात करता हूँ तो जिस जगह पर इसने एंटर का, क्योंकि इस जगह का नाम है किबिथू। ये नदी, लोहित नाम की जगह नदी, जब भारत में प्रवेश करती है तो किबिथू नाम की जगह पर प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और किबिथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। जैसे आपने कई बार इसका जरूर पढ़ा होगा, ध्यान रखा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के बारे में आपने जिक्र किया, सुन रखा होगा। वैसे ही भारत का अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबिथू है। हालांकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पर एक विवाद है। अगर मैं बात करता हूं तो किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पर, जो कि क्या है, जहां से लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई कहाँ जाती है? असम में जाती है, और असम में जाकर के मिल जाती है। जहां पर ये दोनों नदियां मैं बात करता हूँ जुड़ती हैं, वहां पर इन दोनों नदियों के ऊपर, यहाँ पर लोहित नदी पर, इसके मिलने से पहले इस लोहित नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है, जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अलग से समझ में आएगा। ये पुल जो बनाया गया है, ये ढोला से लेकर के सादिया के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर किसके बीच में बना हुआ है? ढोला से लेकर के सादिया तक बना हुआ है। अब इसको ढोला सादिया पुल कह दिया जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसको ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका नाम सिर्फ ढोला सादिया नहीं है, इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका, जो कि वहाँ के एक लोकल सिंगर रहे हैं असम के, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है भूपेन हजारिका नाम का ये पुल, जो कि अगर मैं बात करता हूँ 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है। कितना लंबा पुल है? 9.15 किलोमीटर लंबा, जिसका कि अगर मैं बात करता हूँ कब बना था? 26 मई 2017 को बना था। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका या ढोला सादिया आप इसको कह सकते हो, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है, या आप इसको ब्रह्मपुत्र पर भी कह सकते हैं, क्योंकि आखिरकार लोहित नदी भी तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये कब बनता है? 26 मई 2017 को, 9.15 किलोमीटर लंबा, जिसे भूपेन हजारिका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर इस पुल के बाद में, कि ये नदी जब आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है
तो आगे की तरफ बढ़ते हुए ये नदी यहाँ से होती हुई डिब्रूगढ़ शहर में पहुँचती है। यहाँ पर एक शहर आता है, इसके ऊपर कौन सा शहर आया, यहाँ पर डिब्रूगढ़ नाम का एक शहर इस पर आता है। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ का नाम वैसे भी आप सभी ने सुन ही रखा होगा। डिब्रूगढ़ की अगर बात की जाए तो डिब्रूगढ़ के जैसा एक और भी नाम आपने सुना होगा, डिगबोई नाम का। कई बार एक डाउट आता है कि डिगबोई और डिब्रूगढ़ क्या एक ही हैं, बच्चों को नाम लगता है कि एक ही है या एक ही शहर में है। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। डिब्रूगढ़ एक अपने आप में एक ज़िला है और डिगबोई जो है एक अलग शहर है जो किसी दूसरे ज़िले में है। और डिगबोई फेमस किस लिए है कि डिगबोई में अगर मैं बात करता हूँ तो डिगबोई के अंदर हमारा भारत का एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना उसके अंदर लगाया गया था। मैं आपको डिब्रूगढ़ और डिगबोई के बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा एक बार। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक मैप देखिएगा आप, यहाँ पर आपके पास में ये रहा आपका डिब्रूगढ़ और ये रहा डिगबोई, और ये जो आपकी आ रही है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन पर अब डिब्रूगढ़ से डिगबोई का जो सफर दिखाया गया है वो 83.9 किलोमीटर, यानी कि सीधा सीधा 84 किलोमीटर आप कह सकते हो लगभग है, जहाँ से 1 घंटा 51 मिनट का छोटे से छोटा रास्ता दिखाया गया है। यहाँ पे तिनसुकिया नाम की एक जगह लिखी गई। तिनसुकिया एक डिस्ट्रिक्ट है जो डिब्रूगढ़ के साथ यहाँ पर लगता है, और तिनसुकिया में ही डिगबोई नाम का तेल शोधक कारखाना हमारा लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये ब्रह्मपुत्र के साथ में डिब्रूगढ़ नाम का शहर ब्रह्मपुत्र पर बसा हुआ है। जो नदियों किनारे स्थित शहर हम पढ़ते हैं उसमें पहला नाम कौन सा है, ब्रह्मपुत्र पर बसा हुआ शहर डिब्रूगढ़ आ जाता है। और डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना लगा था, जो कि या एशिया का पहला, जो कि कब लगा था, 1901 में लगा था भाई। ये कब लगा था, 1901 में एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना, यानी कि ऑयल रिफाइनरी जिसकी हम बात करते हैं। ये रहा इसके बारे में जिक्र। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जा करके, यहाँ पर वापस अपने मैप पर आते हैं कि यहाँ से नदी आगे की तरफ जब बढ़ती है तो आगे की तरफ ये नदी बढ़ती हुई 2 भागों में बट जाती है। अब 2 भागों में कैसे बटी, बात ये आएगी। देखो मैदानी भाग में जब पानी आएगा आपका, तो मैदानी भाग में देखो पहाड़ों के बीच में तो 2 पहाड़ है यहाँ पर, उनके बीच में पानी बह रहा है इस प्रकार से, ऐसे होते जैसे जगह मिल रही है। लेकिन जब नदी मैदानी भाग में आएगी तो पानी इस प्रकार से फैल जाएगा, और पानी के इस प्रकार से फैलने के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो जब पानी फैला तो कहीं ना कहीं जमीन का एक ऊंचा भाग या एक चट्टान कह सकते हो, या आप एक उसका उभरा हुआ भाग कह सकते हो, वो नदी के बीचों बीच स्थित था। तो जिसके कारण नदी का पानी उसके दोनों तरफ से निकल गया और वो बीच में ही रहा। अब जो नदी अपने साथ तलछट जो बहा करके लाती है, जो भी मिट्टी वगैरह कंकर वगैरह जो भी आप समझते हो, जो नदी बहा के लाएगी वो उसके साथ जमा होते रहे और उसका आकार बढ़ता रहा, धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और नदी उसके साइड से निकलती गई और बीच में एक बड़े से एक आइलैंड का निर्माण हो गया। आप समझ रहे हो कि आइलैंड तो समुद्र में होते हैं, नहीं, मैं यहाँ पर आइलैंड नदी के बीच में, क्योंकि आइलैंड की अगर परिभाषा, मैं द्वीप की परिभाषा दूं तो जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको द्वीप कहा जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं कोई नदी के अंदर या झील मैं बात करता हूं नदी के अंदर कोई द्वीप बनता है तो उसको सिर्फ द्वीप ना कह करके इसको रिवर आइलैंड यानी कि नदी द्वीप कह दिया जाता है। तो यहाँ पर एक नदी द्वीप का निर्माण होता है। अब वो नदी द्वीप किस तरीके का दिखता है, कैसे बनता है, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे आइलैंड बन गया। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो रिवर आइलैंड जो है किस प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वही द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच बना हुआ है, जिसे मांजुली के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब मांजुली जो द्वीप है वो सिर्फ द्वीप नहीं है, अब वो एक जिला भी बन चुका है। असम के 35वां जिला बन चुका है वो। कौन सा जिला, असम का 35वां जिला। मैं यहाँ पर इसके ऊपर लिख देता हूँ कि असम का 35वां जिला कौन सा है, यहाँ पर हमारा 35वां जिला मांजुली है, जिसे किसने बनाया, असम के मुख्यमंत्री ने घोषित किया, जो कि वर्तमान में भी हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने, मैं बात करता हूं 8 सितंबर
2016 को माजुली को एक जिले के रूप में घोषित कर दिया कि ये अब एक जिला के रूप में जाना जाएगा। पहले ये सिर्फ एक शहर जाना जाता था, ठीक है, अब ये क्या जाना जाता है, एक जिले के रूप में जाना जाता है। अगली बात और मैं बता देता हूं माजुली के बारे में। माजुली नाम का जो द्वीप है इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। असम की क्या बोलते हैं इसको, सांस्कृतिक राजधानी इसी को कहा जाता है। और अगली बात, ये जिला विश्व का ये द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है ये, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच असम राज्य में स्थित है हमारा। चलिए बात करते हैं, मैंने यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल का जिक्र किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल के बारे में बता देता हूँ। ये रहे आपके सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि यहाँ पर असम के 14वें मुख्यमंत्री हैं, जिनका कार्यभार ग्रहण इन्होंने कब किया था, 24 मई 2016 से हैं। और वर्तमान यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और पूर्व अधिकारी इससे पहले कौन थे यहाँ पर, तरुण गोगोई जी थे। ये रहे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, सर्बानंद सोनोवाल। आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे गए होंगे इनके बारे में। चलिए बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल से ऊपर। यहाँ पर ये माजुली द्वीप हो गया। अरे हाँ, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए मैं आपको बतानी भूल गया, यहाँ पर ये एक इंडियन रेलवे का मैप है, जिसमें कि यहाँ पर डिब्रूगढ़ से लेकर के और कन्याकुमारी तक का एक रेलवे दिखाया गया है। कहाँ से कहाँ दिखाया गया है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का ये रेलवे। अब डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो रेलवे है, ये भारत की सबसे लंबी रेल चलती है। यहाँ पर कौन सी रेल चलती है, यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस यहाँ पर चलती है। कौन सी एक्सप्रेस चलती है, विवेक एक्सप्रेस। अगर मैं विवेक एक्सप्रेस की बात करता हूँ तो विवेक एक्सप्रेस के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी सी, वो आप एक बार जरूरी होकर के जान लीजिएगा कि विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 26 नवंबर 2011 को ये एक्सप्रेस शुरू की गई थी। विवेक एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी, 26 नवंबर 2011 को, जो कि भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आ जाता है असम राज्य, फिर जाती थोड़ी सी नागालैंड में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में तीसरा, चौथा बिहार में जाती है, 5 यहाँ पर झारखंड में जाती, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल होती हुई छठी फिर उड़ीसा में आती है, 7वीं जाती है ये आंध्र प्रदेश यानी सीमांध्रा में, और फिर इसके बाद में 8वीं तमिलनाडु में, और 9वां केरल में, और केरल के बाद वापस तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से भारत के 9 स्टेट यानी के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है यहाँ से 9 राज्यों से होकर के, नदी का क्या, कौन सी ट्रेन गुजरती है, विवेक एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती है। बात आएगी कितनी लंबी दूरी तय करती है, तो 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। आपको इसका मैप अलग से दिखाई दे ही रहा होगा। ये इसके मेन से इसके ऊपर जो है स्टॉप दिखाए गए यहाँ पर कि डिब्रूगढ़ से चलती हुई ये किस प्रकार से कहाँ से होती हुई और कहाँ कहाँ पहुँचती है, और लास्ट में कन्याकुमारी जाती है। इस सफ़र को तय करने में जो 4286 किलोमीटर सफ़र है, इसको लगभग 82.5 घंटे लगते हैं। इस ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, कई बार 82 घंटे, 82.5 घंटे, एवरेज 82.5 घंटे आती है यहाँ पर इस ट्रेन की। तो चलिए, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हमने विवेक एक्सप्रेस के बारे में जान लिया है, यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में जान लिया है, माजुली द्वीप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली चीज़ पर। अगली चीज़ क्या, अब ये नदी यहाँ से आगे बढ़ती है, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती, इस प्रकार से माजुली का निर्माण करते हुए। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो यहाँ पर मैं माजुली को बीचों बीच रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ पर इसको समझिए कि यही माजुली द्वीप है। इस माजुली द्वीप से निकलने के बाद में इस नदी के किनारे पर आता है एक यहाँ पर एक नेशनल पार्क। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, नेशनल पार्क का नाम मैं लिख देता हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क। एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे आपने देखे ही होंगे, या नहीं देखे हो तो मैं आपको दिखा देता हूं कि एक सींग वाले गेंडे किस तरह के होते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर रहा एक सींग वाला गेंडा। अगर मैं बात करता हूं तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में। ध्यान रखिएगा, केवल भारत में ही ये गैंडे पाए जाने के कारण इन गैंडों को भारतीय गैंडे भी कहा जाता है। पूरे विश्व में केवल ये गैंडे यहीं पर पाए जाते हैं, और काजीरंगा नेशनल पार्क इन्हीं के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडों के लिए। अगर मैं बात करता हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस गैंडे की पूजा किया करते थे। ध्यान रखिएगा ये बात, अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे, तो एक सींग वाले गैंडे की पूजा करते थे वे यहाँ पर।
इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए आगे। एक सिंग वाला गैंडा आप लोगों ने देख ही लिया होगा मेरे ख्याल से, वैसे भी आप डिस्कवरी पर देख सकते हो एक सिंग वाला गैंडा। मैंने भी एक बार देखा था, एक बार एक गैंडे की वहाँ पर फाइट दिखाई गई थी अच्छे खासे भैंसों के साथ में, जिसे हम हमारे लोकल हरियाणा में जोटा कह देते हैं, ठीक है। उसके साथ में अच्छी खासी फाइट दिखाई गई थी। वो 10-10 भैंसों को एक साथ एक गैंडे ने लपेट दिया, खूब अच्छे से लपेटा उसने। तो मज़ा आता है कई बार इनकी फाइट वगैरह देखने में, जब गैंडों की फाइट होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, खूब ही ज़्यादा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पर। गैंडे को इंग्लिश में राइनो कहते हैं। कई बार ना नाम लिखा आ जाता है कि यहाँ पर मतलब राइनो कहाँ पाए जाते हैं। राइनो के लिए फेमस मैं लिख देता हूँ, कैसे नाम लिखा मिलेगा आपको यहाँ पर, राइनो। हालांकि इंग्लिश का नाम है पर ये हिंदी में इस प्रकार से लिखा मिलता है आपको कि राइनो के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क को आप समझ सकते हो। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यहाँ पर स्थित आता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे की तरफ चलते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र इस प्रकार से आगे की तरफ जाती है तो इसके किनारे पर एक और शहर आता है जिसका नाम है गुवाहाटी। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आपको समझ में आ ही जाएगा मेरे यहाँ पर से, बस नाम नोट कर लीजिएगा। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, मैंने 2 शहर नदी के किनारे आपको पढ़ाए हैं कि ये 2 शहर नदी पर बसे हुए हैं। तीसरा शहर अगर आप गिनना चाहें तो मांजुली को गिन सकते हो। मांजुली भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ शहर है, डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र पर बसा हुआ शहर है और गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र पर बसा हुआ शहर है। उसके बाद बात करते हैं, ये नदी जब आगे की तरफ बढ़ती हुई इस प्रकार से जाती है तो यहाँ से होती हुई ये नदी इस प्रकार से भारत को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जहाँ पर ये भारत को छोड़ती है, मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इस पॉइंट की जो रेड कलर से मैंने अभी दिखाया, इस जगह का नाम है यहाँ पर धुबरी। क्या नाम बताया मैंने? धुबरी एक इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पर। ये इंडिया में इस नदी का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ये नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो जब इस नदी ने गार्ज बनाकर यांग्यापा दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, यानी कि इस जगह से, यहाँ से लेकर के और यहाँ धुबरी तक की जो टोटल इसकी लेंथ हो जाती है ब्रह्मपुत्र की, वो है 916 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। जबकि टोटल अगर मैं इसकी बात करता हूँ नदी की लंबाई की तो वो 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है वैसे? टोटल 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितनी है? 916। अब यहाँ पर एक और लंबाई मैं आपको बताना चाहूँगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक ये सादिया नाम की जगह जो हमने पढ़ी थी कि डोला सादिया पुल बना हुआ है, जहाँ पर सादिया में पहली बार नदी ने मैदानी भाग में प्रवेश किया था। वहाँ से लेकर के और यहाँ पर धुबरी तक की जो टोटल लंबाई है वो है 891 किलोमीटर। मैं यहाँ पर इसके बारे में लिखना चाहूँगा कि धुबरी टू सादिया कितनी लंबाई है? 891 किलोमीटर। और ये जो है क्या है? नेशनल वाटरवे नंबर 2, यानी कि भारत का आंतरिक जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सादिया तक है ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि 891 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा हो जाता है ये? 891 किलोमीटर, जो कि मैं बात करता हूं तो 1 सितंबर 1988 को शुरू हुआ था। कब शुरू किया गया था इसको? कब नेशनल वाटरवे कब घोषित किया गया था? 1 सितंबर 1988 को केंद्र सरकार के द्वारा इसको एक आंतरिक जलमार्ग का दर्जा दिया गया था, धुबरी से सादिया तक का। ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ पर बात आती है कि आंतरिक जलमार्ग क्या होते हैं। देखो, आपने जलमार्गों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो समुद्रों के बारे में जिक्र किया होगा, बंदरगाहों के बारे में पढ़ते, एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह, लेकिन जो नदियों और झीलों के द्वारा परिवहन तय किया जाता है उसको आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। और भारत में दूसरे नंबर का जो आंतरिक जलमार्ग जिसे घोषित किया केंद्र सरकार ने, वो ब्रह्मपुत्र नदी में किया, धुबरी से सादिया तक किया गया। कहाँ से कहाँ किया गया? धुबरी से सादिया तक। ये रहा आपके सामने नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो कि 1 सितंबर 1988 को सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इस नदी के बारे में। ये नदी जब आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है इस प्रकार से, तो इस नदी के यहाँ पर आते ही, बांग्लादेश में आते ही इसका फिर से नाम बदल जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कई बार कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहाँ जाना जाता है? आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पढ़े इसके। चीन में आए थे तो हमने यारडू लांगबो पढ़ा इसका नाम, तिब्बत में आए तो सांगपो के नाम से जाना गया इसको यहाँ पर। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में सयांग या दिहांग कहा गया। अब बांग्लादेश में आते ही मैं फिर से बता रहा हूँ नाम बदल दिया गया है।
यहाँ पर असम में ही ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये बात लिख के नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र का जो असली नाम है ब्रह्मपुत्र, उसे उस नाम से कहाँ पुकारा जाता है, उसे उस नाम से पुकारा जाता है केवल असम राज्य में। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र को क्या असम राज्य में सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है? सोचने वाली बात है। मैं यहाँ पर आपके सामने नोट कर रहा हूँ, कौन सा राज्य मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, असम राज्य। बात करते हैं असम राज्य में क्या नाम मैंने बताया, ब्रह्मपुत्र। क्या सिर्फ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है? नहीं, असम राज्य में इसके दो और नाम हैं। एक नाम है लाल नदी। यहाँ की मिट्टी हल्की सी लाल रंग की है और जब बारिश आती है तो नदी में वो मिट्टी का रंग घुल जाता है, जिसके कारण नदी लाल दिखाई देती है दूर से देखने पर, इसलिए इस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये जो जगह है यहाँ पर असम का ये क्षेत्र में आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, इस क्षेत्र में बोडो नाम की जनजाति पाई जाती है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अब जो बोडो जनजाति है, मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, बोडो जनजाति, जो कि बोडोलैंड की मांग भी उठा रखी है उन्होंने कि बोडोलैंड नाम का एक अलग राज्य चाहिए। बोडो जनजाति ब्रह्मपुत्र के आसपास पाई जाती है। बोडो लोग ब्रह्मपुत्र को एक अलग नाम से और जानते हैं, वे इसको भुल्लम बुथुर के नाम से जानते हैं। भुल्लुम बुथुर भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? भुल्लुम बुथुर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कल कल की आवाज़ निकालना। आप कभी भी किसी नदी या नहर के किनारे शांत वातावरण में बैठ करके आराम से सुनना, पानी के बहने की जो आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं कल कल की, ये उसी को जो है बोडो भाषा में भुल्लुम बुथुर कहा जाता है। इसलिए इस नदी का नाम एक भुल्लुम बुथुर भी है, जो कि बोडो लोगों के द्वारा ब्रह्मपुत्र का नाम कहाँ पर लिया जाता है? असम राज्य में। असम में ब्रह्मपुत्र नाम हो गया, असम में लाल नदी हो गया, असम में भुल्लुम बुथुर भी हो गया है। चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं अपनी यहाँ पर। जैसे ही ये नदी यहाँ पर आती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? मैं बात करता हूँ तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पर मैंने जय का प्रयोग किया है, ना कि ये का। यहाँ पर जमुना नाम होता है इसका। कई बच्चे इसको लिंक करते हैं जमुना और यमुना को, कि यमुना नाम या जमुना नाम, इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जमुना नाम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है। इतनी बात खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। ये नदी जब इस प्रकार से यहाँ से बहती हुई आगे की तरफ प्रवेश करती है तो भारत में इस प्रकार से पश्चिम बंगाल से होती हुई एक नदी आती है जिसको भारत में गंगा कहा जाता है, लेकिन वही गंगा यहाँ पर पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये दोनों नदियाँ आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं, यानी कि जमुना और पद्मा का मिलन हो जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में दोनों नदियों का मिलन होने से अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों नदियों का मिलन होने के बाद इसका नाम बदल जाता है और नाम जो इसका रह जाता है वो नाम होता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा के नाम से इस नदी को जाना जाता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिलती तो किसका नाम रह जाएगा? पद्मा का नाम रह जाता है। लेकिन जैसे ही ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है हमारी, तो इस तरफ से एक नदी और आकर के इसमें मिल जाती है, जिस नदी का नाम यहाँ पर है मेघना। क्या नाम उस नदी का? मेघना नाम की नदी, जो कि यहाँ पर तकरीबन मेघालय से होकर के आती है। ये मेघना नदी मिलने के बाद में इस नदी जो है डेल्टा बनाना शुरू कर चुकी होती है। इस प्रकार से इसका पानी फैलना शुरू हो जाता है यहाँ पर, ये अलग अलग प्रकार से। अब बात आएगी कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा किसको कहते हैं। बच्चों के दिमाग क्वेश्चन होगा। एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा आपको, ध्यान से एक वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि डेल्टा होता क्या है। सबसे पहले तो डेल्टा देखना कि कैसा होता है। यहाँ पर देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बांग्लादेश है यहाँ पर ये, और ये है भारत का पश्चिम बंगाल राज्य में। ये डेल्टा इसके द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। अगर मैं बात करता हूँ सुंदरवन डेल्टा की, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा।
अगर सुंदरवन डेल्टा की बात की जाए तो उसका लगभग 80% भाग बांग्लादेश में और 20% भाग भारत में होता है। और ये डेल्टा जो है मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा इसका? वैसे तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसके नाम पर इसको सुंदरवन कहा गया और सुंदरवन डेल्टा इसका नाम ज्यादा फेमस हो गया। हालांकि इसको आप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह सकते हो, सुंदरवन डेल्टा भी कह सकते हो। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? मैंग्रोव वनों के लिए। मैं यहां पर बता देता हूं, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन वो होते हैं जहां पर मीठा और खारा पानी आपस में मिलते हैं ना, जहां पर, वहां पर पाए जाते हैं ये तकरीबन। जहां पर गर्मी भी हो, मीठा और खारा पानी दोनों मिलते हो, वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति यहाँ पर होती है क्योंकि नदियों का मीठा पानी आता है और नीचे से समुद्र का जब ज्वार भाटा आता है तो दोनों पानी आपस में मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मैंग्रोव वन हो गए हैं। अब मैंग्रोव वनों की एक और खास बताते हैं यहाँ पर किस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, थोड़े से ऊपर आकर के और वो साइडों में फैलना शुरू कर दे, यानी कि ज्यादा लंबे वृक्ष नहीं पाए जाते, थोड़े से ऊंचे होकर के साइडों में फैला जाए और उनकी जड़ें जमीन के अंदर जाकर के बाहर की तरफ निकलाते हैं। जैसा कि ठीक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर इसकी कील सी लगी दिखाई दे रही है, आपको लग रहा होगा कि किसी ने लगा रखी, नहीं, ये यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों की जड़ें हैं जो जमीन के अंदर जाकर के वापस बाहर की तरफ निकल आती हैं, यानी कि इस प्रकार से निकली होती हैं। अब ये जो जड़ी निकली होती है ये मैंग्रोव वनों की खास बात है। तो इस तरीके का अगर फोटो आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप अच्छे से पहचान सकते हो कि ये मैंग्रोव वन की फोटो है, क्योंकि मैंग्रोव वनों में ही इस प्रकार की जड़ी वृक्षों की पाई जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डेल्टा कैसे बनता है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। देखो, दुनिया में दो तरीके की नाभि होती है। आप लोगों ने सभी ने हमारे पेट में नाभि देखी होगी। एक तो नाभि ऐसी होती है जो बाहर की तरफ निकली होती है, एक होती है जो अंदर की तरफ गई होती है। ठीक वैसे ही उसी को मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको ये वीडियो दिखा करके समझाना चाह रहा हूँ कि नदियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जो समुद्र को कुछ तो अंदर की तरफ लेती हैं और कुछ समुद्र के बाहर की तरफ जमीन को फैला देती हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रही है आपको, ये कौन से है? यहाँ पर जो समुद्र अंदर तक समुद्र चला गया है और एक में जो है समुद्र बाहर तक आ गया है आपका, यहाँ पर अगर बात की जाए तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इस वीडियो पे आगे चल करके कि क्या यहाँ से इसी वीडियो को आप देखते जाइएगा कि ये इस प्रकार से कैसे बनता है। देखो, जब समुद्र का स्तर है और एक तरफ जमीन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, यहाँ पर क्या होगा कि समुद्र का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मिट्टी धीरे धीरे कटती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्स, दोनों तरफ का फोर्स जब लगता है, जब समुद्र की लहरें जाती तो मिट्टी काटती, जब समुद्र वापस आता तो मिट्टी अपने आप बढ़ती जाती है। यहाँ पर मिट्टी बढ़ जाएगी, मिट्टी का स्तर बढ़ जाएगा। दोनों में दिखाया गया कि किस प्रकार से समुद्र का स्तर जब घटता बढ़ता है तो यहाँ पर दिखाई देता है। बात करते हैं यहाँ से, आज से हम जो है लाखों साल पहले की या करोड़ों वर्ष पहले की, जब यहाँ पर पृथ्वी पर जो है खूब ज्यादा मात्रा में बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। जब वो बर्फ जमी हुई थी तो इस प्रकार से नदी एक बहती हुई आती है और वो नदी यहाँ से जब आपको बहती हुई दिखाई दे रही होगी, अब ये नदी क्या करेगी, धीरे धीरे इसने जो है अपने रास्ते को बदलना शुरू किया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अभी नदी ऐसे है, फिर थोड़ा सा ये थोड़ी सी नदी अगर ऐसे होगी तो आसपास की जमीन को काट दिया। अब कुछ समय बाद और ऐसे होगी, ज्यादा लंबे समय पर तो और जमीन को काट दिया। फिर और ज्यादा बड़ी मात्रा में होगी तो इसने और जमीन को काट दिया। अब इसी तरीके से अगर चलता रहा तो फिर धीरे धीरे जैसे ही बर्फ खत्म होती है, सूरज निकलता है, हम बात करते हैं तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा बर्फ के पिघलने से और उस कटी हुई जगह में समुद्र का पानी आ जाता है। जैसा कि आपको ये शहर एग्जाम्पल के रूप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर खूब अच्छे से देख पा रहे हो कि समुद्र का स्तर कैसे जो है यहाँ पर इसके अंदर तक आ गया है। किसके अंदर तक आ गया है? जमीन के अंदर तक आ गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब ये नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर समुद्र के किनारे को दिखाया गया है। अब जो नदी यहाँ पर बह रही थी, ये नदी अपने साथ में कुछ तलछट बहा कर लाती, कुछ मिट्टी के कण, कुछ पत्थर या कुछ और धीरे धीरे वो यहाँ पर नदी में तलहटी में जमने लगते हैं। जब नदी का आखिरी भाग होता है ना, जब समुद्र नजदीक पहुँचती तो फैल जाता है पानी और धीरे धीरे उसके साथ जो मिट्टी बहा कर लाएगी। अब नदी जब का पानी फैल जाएगा चारों तरफ तो उसके पास ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा ताकत नहीं होगी उस मिट्टी को धकेलने के लिए, उस मिट्टी को वहीं पर छोड़ देती है और धीरे धीरे उस मिट्टी के ऊपर मिट्टी जमा होती रहती है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि एक तरफ आपको रिवर दिखाई दे रही है वीडियो में, एक तरफ समुद्र दिखाई दे रहा है और नदी अपने साथ में क्या बहा करके ला रही है? मिट्टी बहा करके ला रही है और जो कहां पर छोड़ रही है? यहाँ पर समुद्र के पास ला करके छोड़ रही है। धीरे धीरे मिट्टी जमा होती चली जाएगी और ये यहाँ पर इस प्रकार से देखिए एक आइलैंड का निर्माण करती चली गई नदी के बीचों बीच। अब एक और आइलैंड बन गया, एक और आइलैंड बन गया जो नदी के मुहाने पर बन रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पर और आइलैंड बन गए हैं।
इसी प्रकार की आकृति को, जो ठीक आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ ही गया होगा कि डेल्टा किस प्रकार से क्या होता है। यहां पर मैं बात करता हूं डेल्टा की, ये रहा आपका। तो डेल्टा, ऐसे ही बहुत से विषयों में डेल्टा हैं हमारे। यहाँ पर देखो कई सारे डेल्टाओं को यहाँ पर निशान दिया गया है कि कोलोराडो नदी का डेल्टा है, यहाँ पर ये अमेरिका में मिसिसिपी नदी का डेल्टा है, फिर यहाँ पर अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा, या गंगा का डेल्टा, या यांगतेज का डेल्टा। ऐसे बहुत से डेल्टा आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से वीडियो को खूब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो दोबारा से वीडियो को इसको देख लीजिएगा फिर से। इसके बाद बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा, मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर। जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने एक चीज़ आपको दिखानी, मैं बतानी भूल चुका हूँ यहाँ पर, अभी अभी मुझे ध्यान आया है कि जब ये नदी, ये देखिएगा, ये नदी जब यहाँ पर बांग्लादेश में आई थी, तो यहाँ पर सिक्किम में जो कि कंचनजंगा नाम का पहाड़ आपने एक पढ़ा होगा, वहाँ से कंचनजंगा पहाड़ से मैं जिक्र करता हूँ, तो एक नदी जो है दक्षिण की ओर बहती हुई आती है, सिक्किम से होती, पश्चिम बंगाल से होती, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और आ करके यहाँ पर बांग्लादेश में आकर के किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब ये जो नदी यहाँ पर आकर के मिली है, इस नदी को कहा जाता है तिस्ता। क्या बोलते हैं इसको? तिस्ता नदी कहा जाता है। क्या नदी, क्या कहा जाता है इसको? तिस्ता नदी। अब जो तिस्ता नाम की नदी यहाँ पर है, ये तिस्ता नदी किस चीज़ के लिए फेमस है? ये राफ्टिंग के लिए जानी जाती है। राफ्टिंग के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि राफ्टिंग किसको कहते हैं। मेरे ख्याल से इन फोटो को देख करके आपको खूब अच्छा समझ में आ रहा। कई बार कई बच्चे टूर पे गए होंगे, आप में से आपने की भी होगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से जहाँ पर नदी का बहाव काफ़ी तेज होता है, ढलान की तरफ होता है, वहाँ पर ये जो गेम होता है, इस गेम को राफ्टिंग कहा जाता है। इस चीज़ के लिए फेमस है। और भारत में सबसे ज़्यादा राफ्टिंग के लिए जानी जाने वाली दो नदियाँ फेमस हैं, एक अलकनंदा नदी और दूसरी तिस्ता नदी। ये दोनों हिंदियाँ राफ्टिंग के लिए जानी जाती हैं, और बारिश के मौसम में इन दोनों में राफ्टिंग को बैन किया जाता है। और अगर कई बार कुछ बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो बारिश के दिनों में भी यहाँ पर राफ्टिंग करने जाते हैं। आपको जिन दिनों में मानसून भारत में आता है, कई सारी खबरें ऐसे सुनने में मिल जाती हैं कि जो राफ्टिंग के दौरान किसी की मौत हो गई ऐसी, क्योंकि बारिश के दौरान ये नदियाँ अपने उफान पर होती हैं, खूब ही ज़्यादा मात्रा में इनमें पानी होता है और खूब ज़्यादा तेज़ बहाव होता है। ऐसे समय पर कोई राफ्टिंग करने जाता है तो रिस्क ही लेता है। चलिए बात करते हैं अब हम आगे यहाँ पर। इसके बाद एक और नदी, इसकी सहायक नदी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र की एक और भी सहायक नदी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर चीन से निकल कर आती है, भूटान को पार करती है, और भूटान को पार करती है असम में आकर कैसे मिल जाती है। इस नदी का नाम है मानस नदी। मैंने मानस नदी क्यों इंपॉर्टेंट बताई? क्योंकि मानस नदी के किनारे पर एक नेशनल पार्क है यहाँ पर असम में, जो कि मानस नाम से ही है। मानस नदी के किनारे पर असम में मानस नेशनल पार्क है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। हालांकि काजीरंगा भी एक टाइगर रिजर्व, हमारा मानस भी एक टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हमारी ख़त्म होती हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने काफ़ी कुछ जिक्र किया। अगर हम बात करते हैं तो इसके नामों को लेकर के, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ब्रह्मपुत्र के। ये भारत में चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में बहती है, और भारत के केवल 2 ही राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 2 राज्यों में होकर बहती है। हालांकि थोड़ी सी अगर मैं बात करता हूँ तो मेघालय की और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर भी बनाती है, लेकिन मेघालय में इसको काउंट नहीं करता। भारत में 2 ही राज्यों में इस नदी को गिना जाता है, मेघालय में नहीं गिना जाएगा। उसके बाद बात करते सबसे ज़्यादा दूरी तो इसकी कहाँ पर होती है? यहाँ पर बांग्लादेश में होती है। बांग्लादेश में क्या क्या, चाइना में इस नदी की लंबाई 1700 किलोमीटर है, और भारत में है 916 किलोमीटर, और बांग्लादेश में बात करता हूँ तो 284 किलोमीटर। तो इस हिसाब से टोटल हमारी जो हो जाती है वो 2900 किलोमीटर हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अब एक मैप और, यानी कि ब्रह्मपुत्र का बनाया मैप आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो 1 मिनट, मेरी लाइब्रेरी में मिलेगा, फ़ोटो लाइब्रेरी में जा कर के ब्रह्मपुत्र का मैप, जो कि मैंने खूब अच्छे से बना रखा है आपको समझाने के लिए, जिसमें आपको ब्रह्मपुत्र अच्छे से समझ में आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, नामचा बारवा पर्वत से टकराती है, और यहाँ पर आकर के बांग्लादेश में आकर के ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी। अगली क्लास में अब हम अगले टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
बातें ब्रह्मपुत्र नदी पर जितनी भी आती हैं मैंने लगभग सारी बताई हैं आपको। और भी ज़्यादा बहुत सी बातें होती हैं। जल्दी ही मैं नदियों के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते होते हैं, उन पर भी हम जल्दी ही चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।